हमारे साथ पंकज शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं, जो कि कांग्रेस का पक्ष रखते हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, राजनीति को बहुत अच्छे से जानते हैं। खड़गे जी और राहुल जी के खिलाफ चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी जाने वाली है। इस पर जवाब पंकज जी, मामला बहुत आगे की तरफ पहुंच गया है, एफआईआर दर्ज करने तक की बात आ रही है। क्या कह दिया राहुल जी ने ऐसा जिससे निर्वाचन आयोग जाने की जरूरत पड़ रही है? और नरेंद्र भाई मोदी क्या क्या ऐसा कुछ नहीं कह चुके हैं जिसके लिए निर्वाचन आयोग जाना चाहिए? एफआईआर किस किस चीज पर होनी चाहिए? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी, वो कहते हैं ना, मेले में भटके होते कोई घर पहुंचा जाता, ये घर में भटके हैं। कैसे ठौर ठिकाने आएंगे? कटेंगे तो बटेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ की बात कर रहे हैं। अभी धुले की मीटिंग में नरेंद्र भाई मोदी ने 2 दिन पहले कहा कि देवेंद्र फडणवीस जी मुझसे कह रहे थे कि आप इतने विकास के काम कर रहे हैं, इतने विकास के काम कर रहे हैं, तो एक एयरपोर्ट भी हमारे लिए यहाँ बनवा दीजिए। तो मैं उस वक्त तो कुछ नहीं बोला, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, मैं उस वक्त तो कुछ नहीं बोला, लेकिन आज इस जनसभा में आप सब लोगों के सामने कहना चाहता हूं कि जिस दिन आचार संहिता खत्म हो जाएगी, मैं देवेंद्र फडणवीस जी की ये इच्छा पूरी करने के लिए उनके साथ बैठकर बात करूंगा। ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है, ये भरे चुनाव में आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। मैं बताता हूं, ये इशारा करना। जी बोले बोले बोले। पंकज जी, चुनाव के बाद जब हमारी सरकार बनेगी उसमें हम एयरपोर्ट बनाएंगे, कैसे आचार संहिता का उल्लंघन हो गया? अगर हम एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं तो आपको एयरपोर्ट से चिढ़ मच गई है, मतलब साफ आपको सिर्फ तुष्टिकरण अच्छा लगता है, आपको सिर्फ तुष्टिकरण अच्छा लगता है। पंकज जी, प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, एक रहने से क्या सेफ नहीं रहते? एक रहने से सेफ नहीं रहता आदमी? संहिता का ये प्रधानमंत्री आपको लगता है तो आचार संहिता का उल्लंघन है, जाइए कंप्लेन करिए। आपको लगता है तो कंप्लेन करिए। कौन सी धारा के हिसाब से बताइए, कौन सी धारा के हिसाब से? जनता पार्टी की पंकज जी, कौन सी धारा के हिसाब से सरकार बनने के बाद एयरपोर्ट बनने की बात करना एक आचार संहिता का उल्लंघन है? ख्याली हो गई है भारतीय जनता पार्टी को, 10 साल से ये खाम ख्याली हो गई है कि जो हमारा मुल्क है वो बुधवा की लुगाई है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप मतदाता को जरा गंभीरता से लीजिए। हम ले रहे हैं तभी मतदाता हमको चुन रहा है, और आप ईवीएम को ब्लेम कर रहे हैं और चुनाव आयोग को ब्लेम करते हैं। चुनाव के बाद में आज वायनाड में राहुल गांधी की रैली में भारतीय फ्लैग कम थे, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के फ्लैग ज्यादा थे। वीडियो देखिए जाके, सबसे ज्यादा फ्लैग इंडियन मुस्लिम लीग के हरे, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के सबसे कम तिरंगे। ये आपकी सोच, हमारे उसमें भारत माता की जय के नारे लगते हैं। इसीलिए 2024 के लोकसभा चुनाव में तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, जो 50 साल में कांग्रेस का कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाए नेहरू जी के बाद में, समझे आप? उनमें महाराष्ट्र में एनडीए के घटक दलों का वोट 8% गिरा है। मैं अनुराग जी आ रही हूँ। पंकज जी, एनसीपी का वोट 3.5% रह गया है। पंकज जी, मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल है, और वो सवाल प्लीज आप सुनिएगा, गंभीरता से, संजीदगी से उसका जवाब दीजिए। इस देश के लिए अलग अलग जातियों में बंटना ज्यादा फायदेमंद होगा कि सब एक बंद मुट्ठी की तरह काम करें, हिंदुस्तानी की तरह काम करें, वो फायदे का सौदा? और पिता सही है कि बेटा सही है, मुझे बताओ। दादी सही है कि पोता सही है, मुझे बस पंकज जी इतना बता दीजिए। दादी कहती थी वी नीड अ कास्टलेस सिस्टम, पिता कहते थे कि कास्टलेस सिस्टम होगा तभी हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, और बेटा कह रहा है बढ़ जाओ। बेटा बंटने के लिए नहीं कह रहा है, बेटा उचित प्रतिनिधित्व हर एक को मिले इसकी बात कर रहा है। इसमें कौन सी नई बात है कि एकजुट रहेंगे तो सब फायदे में रहेंगे? ये कोई आज की बात है? ये हजारों साल से हमारी सभ्यता में ये कहा जा रहा है। इस बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करने अगर ऐसा कहा जा रहा है रूबिका जी, तो उन्होंने भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों का प्रयोग क्यों किया? मैं इनसे पूछना चाहता हूं। जो आर.के. सिंह जी थे, जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार में मंत्री थे, जब वो गृह सचिव थे, भगवा आतंकवाद शब्द तो सुशील कुमार सिंह ने नहीं बोल दिया, आपको एक्सपोज कर दिया कि भगवा आतंकवाद कहने के लिए आपको गांधी परिवार से कहा गया था। भगवा आतंकवाद, आप मुझे बताइए, क्या कास्ट सेंसस करना चाहते हैं तो मुसलमानों में भी कास्ट सेंसस का समर्थन करेंगे आप? कांग्रेस से किसी व्यक्ति ने नहीं की। हुआ आतंकवाद की आज ही खड़गे जी ने कह दिया, भगवा पहने हुए योगी आदित्यनाथ जी को आतंकवादी से कंपेयर किया। इसी डिबेट में पंकज जी, इसी डिबेट में संजय गुप्ता भी मौजूद थे, आप भी मौजूद थे। आपने हिंदुत्व शब्द इस्तेमाल करना ठीक नहीं सर। हाँ, हिंदूपन होता है। क्या हिंदूपन और होता है? क्या हिंदूपन होता है? हिंदूपन क्या मतलब? हिंदुत्व क्या होता है? हिंदुत्व क्या होता है? देखिए, जो है, मैं पहले भी इस बात को बता चुका हूँ,
एक प्रत्यय है, ब्राह्मण ब्राह्मणत्व, स्त्री स्त्रीत्व। हाँ। ये अलग अलग चीजें हैं। ये इतनी लंबी बहस है कि आसानी से कई लोगों की समझ में ही नहीं आएगी। हिंदुत्व कुछ नहीं होता। नहीं, कैसे नहीं होता है? माँ की ना हिंदू ने, मैं बताती हूँ ना, आप तो हिंदी के ज्ञाता है, फिर भी माँ अगर वो ममता दिखाती है, उसकी ममता क्या हुई? माँ और ममता अलग चीज है। नहीं, क्या हुई आप बता दीजिए ना। अलग अलग चीज है। मातृत्व हो गई। पिता अगर ना मातृत्व पितृत्व, हाँ पितृत्व। अब एक हिंदू अगर अपना हिंदूपन दिखाता है तो क्या हुआ? हिंदू अलग चीज है, हिंदुत्व अलग चीज है। माँ की ममता मातृत्व, पिता का कर्तव्य पितृत्व, तो हिंदू का धर्म हिंदुत्व कैसे नहीं हुआ भाई? हिंदूपन कैसे हो गया? 400 से 40 का आने का रीजन यही है। हम लोग बोल रहे हिंदूनेस इज हिंदुत्व सर, हिंदूनेस इज हिंदुत्व। इनके बयान में हिंदू समाज को बांटने की इनकी प्रवृत्ति झलक गई विजय जी। अब यहाँ पर आपकी एंट्री जरूरी है सर। माँ का मातृत्व हो सकता है, पिता का पितृत्व हो सकता है, स्त्री का स्त्रीत्व हो सकता है, लेकिन हिंदू का हिंदुत्व नहीं हो सकता। नो, नेवर। ये पंकज जी की हिंदी है, जो हिंदी पता नहीं ये कहां से, मतलब ममता, मतलब त्व से क्या दिक्कत है इनको? पन और त्व का प्रत्यय लगाने में इनको अंतर समझ में नहीं आता। पंकज जी अपने हिसाब से हिंदी की परिभाषा करते हैं और मुझे लगता है कि इनको थोड़ा सा एक बार बैक टू बेसिक जाना चाहिए और वासुदेव शरण अग्रवाल का हिंदुत्व पढ़ना चाहिए इनको, तभी समझ में आएगा। लेकिन आज बहस का मुद्दा रूबिका जी हिंदुत्व नहीं है। मैं हिंदुत्व पे बहुत लंबी बहस कर सकता हूँ पंडित पंकज जी, लेकिन आज मैं आपको एक दिखाना चाहता हूँ। एक विज्ञापन देखिए, एक विज्ञापन देखिए जो कांग्रेस पार्टी का था। 1984 में ये विज्ञापन दिया था जिसमें उन्होंने एक है तो सेफ है लिखा था। अब इनको ये फुल फ्रेम कीजिए, क्या दिखा रहे हैं आनंद विजय जी? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप जो बात बोल रही हैं सुसी बहन, पंकज जी, नाउ ये हमें उस बिंदु पर ले आता है जो कोर है। आपका जो कोर वोटर हुआ करता था, उसमें सेंधमारी कह दीजिए या उसे छीनना कह दीजिए या फिर आपकी तरफ से छिट जाना कह दीजिए, वो ब्राह्मण था, वो ओबीसी था, आदिवासी भी थे, वो आपको एक टाइम पर वोट किया करते थे, मतलब कांग्रेस को, और उसके बाद वो वोट बैंक बन गया, 26 से पहुंच गया 35 बीजेपी का। अब बीजेपी से वो वोट बैंक आपको छीनना है। मुसलमान तो एक मुश्त आज की तारीख में आपको वोट कर ही रहा है, कांग्रेस को कर ही रहा है, तो उसमें तो कोई टूट फूट की जरूरत नहीं है। लेकिन अकेला मुसलमान आपको जिता नहीं सकता है, तो आपको बाकी जातियों की जरूरत है। देखिए, वोट बैंक कांग्रेस का नहीं, भारतीय जनता पार्टी का हिला है 2024 के लोकसभा चुनावों में, वरना वो 303 से 161 सीटों पे कैसे रह जाती? 161 सीटों पर 303 से। महाराष्ट्र का देखिए, आप कह रही हैं आदिवासियों का, आदिवासियों की 4 सीटें आरक्षित हैं महाराष्ट्र में लोकसभा की। 2019 के चुनाव में चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। इस बार क्या हुआ? 4 महीने पहले 3 सीटें हार गई, सिर्फ 1 सीट मिली है आदिवासी आरक्षित सीट भारतीय जनता पार्टी को। तो आधार किसका घटा है? कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 76.5% रहा महाराष्ट्र में। बीजेपी का कितना रहा? 32%। इंडिया समूह का स्ट्राइक रेट 62% रहा है। हाँ। एनडीए का कितना रहा? 35%। तो वोट आधार किसका घटा है? नहीं, पर 0.3% है ना सर, दैट्स ओनली 0.3%। देखिए, राजनीतिक दल का घटा है। नहीं पंकज जी, दैट्स ओनली 0.3%। क्या वोट परसेंट अगर आप दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो वो 0.3% है। 0.3% नहीं है। नहीं 0.3% है। महाराष्ट्र में एनडीए के घटक दलों का वोट प्रतिशत गिरा है 8% और इंडिया समूह का बढ़ा है 12.25%। 2024 के लोकसभा चुनाव में 4 महीने पहले तो महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। ओके, लेकिन मैं आपको फैक्चुअली करेक्ट कर देना चाहती हूँ सर, 0.3% का डिफरेंस है।